हेलो एवरीवन। ये चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हम चैप्टर 4 तक कवर कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का। इस चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री ना जो दो फेज में बटी हुई है। पहला जो ब्रिटिशर्स ने जब अपना एम्पायर बनाया था वो बनाया था अटलांटिक से लेकर अमेरिका तक और साथ में वेस्ट इंडीज़ तक। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, 1783 के अराउंड रिवॉल्यूशनरी वॉर चल रहा था और ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी और बोलना पड़ा कि हाँ ये अमेरिका जो है एक इंडिपेंडेंट रीजन है। और उनका फिर अब खास मन नहीं था और उन्होंने पीस ऑफ पेरिस जो है साइन कर लिया। उसके बाद देखा अरे यहाँ पे इंडिया में जो है इंडिया साइड ईस्ट साइड जो है बहुत ज़्यादा मुनाफा है, लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो एकदम से स्विंग हो गए ईस्ट एशिया और अफ्रीका के आसपास में। इनकी जो इंपीरियल हिस्ट्री है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है जब उन्होंने आयरलैंड पे अपना शासन शुरू करा था। दे व्हेन दे कॉन्क्वेस्ट द आयरलैंड इन 16th सेंचुरी। ठीक है, इन इंग्लिश लोगों को हम न्यू रोमन्स का दर्जा भी देते हैं क्योंकि जैसे इंग्लिश लोग हैं वैसे ही रोमन्स थे। रोमन्स का भी यही काम था, वो सोचते थे कि अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटी के बंदे हैं और बाकी जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो सारे बारबरिक हैं, वो सब बैकवर्ड हैं। हमने कर्तव्य लिया है कि हम उनको सिविलाइज बनाएंगे, हम उनको बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल्स हैं ये ब्रिटेन में और ये यूरोप में ज़्यादातर ये अपने आप को सर्टिफाई करते हैं कि हम ही सिविलाइज्ड हैं, बाकी सारे जो ओरिएंट पीपल्स हैं जो ईस्ट के लोग हैं वो सारे बारबरिक हैं। ठीक है, और ये हमारी जो ड्यूटी है, हमारी ये कर्तव्य है, हमें भगवान ने इसीलिए भेजा है कि हम इनको ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो ये जो इम्पीरियल आइडियोलॉजी है ये ऐसे चीज़ की ब्रिटेन में हालांकि चेंज तो होती है लेकिन इनके जो फंडामेंटल्स रहते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं। फंडामेंटल सेम होने का मतलब क्या है कि हालांकि इनकी जो भी आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी बहुत चेंज हो रही है कि नहीं नहीं ये लोग भी हैं, लेकिन इनका जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ब्लैक्स के लिए, अपने ब्राउन्स लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसी और के लिए, वो हमेशा सेम ही रहेगा। जो डिस्क्रिमिनेशन जो ये करते आ रहे हैं वो करते ही आएंगे। सवाल ये आता है कि ब्रिटिशर्स ने जो हमारे यहाँ पर राज करा है, अभी जो राज उनको मिला था क्या ये एक्सीडेंटल राज था कि भाई चलो भाई किस्मत की थी, लिखा था किस्मत में और मिल गया, या फिर इंटेंशनल था कि ब्रिटिशर्स जो है पूरा प्लान रन करके आए थे। तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये डिबेटेबल इशू है कि ये एक्सीडेंटल था या इंसिडेंटल था। तो एक बंदा है जॉन सीले जो है काफ़ी बढ़िया ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ये ग्रुप को लीड कर रहे हैं इन्होंने। और ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश जो कॉन्क्वेस्ट था इंडिया पर वो बिल्कुल ब्लाइंडली था, बहुत ही अनइंटेंशनली था और एक्सीडेंटली हुआ था। ये हमारा कोई खास दिमाग नहीं था कि हम आए थे स्पेशल कि इंडिया पर राज करेंगे चलो, ऐसा नहीं था। ये जो था ये लोग जब आए थे ये बिल्कुल एब्सेंट माइंड आए थे। तो ये जो कहते हैं कि ये इस स्कूल है बेसिकली ओपिनियन में है कि ब्रिटिशर्स जब आए थे ना वो सिर्फ ट्रेड के पर्पज से आए थे और उनका मेजर कोई काम नहीं था कि भाई टेरिटरीज एक्वायर करेंगे, राज करेंगे, पॉलिटिकली घुसेंगे। वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते थे ताकि हमारी जो उनकी जो ट्रेड है वो सिर्फ उनकी ही हो और कोई बीच में दखलंदाजी ना करे। ठीक है, तो इंग्लिश लोग आर्ग्यू करते हैं कि जैसे अगर जिस टाइम वो अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने देखा कि जो इंडियंस हैं उनका जो पॉलिटिकली सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सियासी जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो अब इंडियंस से लोग ये चीज़ संभाली नहीं जा रही और ब्रिटिशर्स को इंडियंस फोर्स करते हैं कि ये लोग आओ सर हमारे यहाँ आओ, टेरिटरी एक्वायर करो और हमें सिखाओ कि कैसे सिविलाइज बनना है। ठीक है, अब जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में ये क्लियर इंटेंशन से आए थे कि ये लार्ज और एक पावरफुल एम्पायर एस्टैब्लिश करेंगे। यह काम इन्होंने धीरे धीरे साल बाय साल इन्होंने करते रहे। ये जो दूसरा ग्रुप है ये बोलता है कि जो प्रोपोगेंडा ब्रिटिशर्स कह रहे हैं ना कि हमारा इंटेंट जो है पीसफुल था, हम पॉलिटिकली न्यूट्रल थे, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं था इनका। तो ये दोनों स्कूल्स के ओपिनियन जो हैं थोड़े से अपोजिट है एक दूसरे से, तो इनके बारे में देखते हैं कि क्या कंक्लूजन क्या निकलता है। अभी जो बेसिकली अगर हम देखें ना दोनों के, तो इनिशियली हम मानते हैं कि चलो ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल्स आए थे वो जो है अपने आप को प्रमोट करने के लिए और अपने ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने टेरिटरी एक्वायर करी थी कि भाई अब हमें ट्रेडिंग करनी है, हमारी जगह कोई फैक्ट्री और लगा लेगा तो फिर ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी।
ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कितनी फ्रैक्शनलाइज्ड है, हर पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल लीडर से लड़ रहा है, हर एक लोकल रूलर जो है दूसरे लोकल रूलर से लड़ रहा है, तो कितनी आसान है इनको पागल बनाना और एक से एक रूलर को दूसरे रूलर के आगे खड़ा कर देना और लड़ाइयाँ करवाना। तो ये देखने लगे, धीरे 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 इसी लोकल पॉलिटिक्स में घुस गए और फिर उन्होंने सोचा कि चलो फ़ायदा उठाया जाए इस चीज़ का। तो उन्होंने यहीं से ही टेरिटरी एक्वायर करने लग गए। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब वो इस चीज़ में मास्टर बन गए, तो जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस जो अब ब्रिटेन से आ रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इंडिया में आ रहे थे, अब उनका मेन क्लियर डिज़ायर हो गया था कि भाई टेरिटरियाँ एक्वायर करनी है और एम्पायर को एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो ऐसे शुरुआत हुई। अगर हम बाकी यूरोपियंस की बात करते हैं तो वो आए थे प्रॉफिट कमाने आए थे, क्योंकि ईस्ट में इतना ज़्यादा बेशुमार प्रॉफिट हो रहा था खासकर इंडिया में। तो यही बात इंग्लिश ट्रेडर्स यानी कि जो हमारी कंपनी है उसको भी लगी। उन्होंने भी सोचा कि चलो प्रॉफिट कमाते हैं पहले। हालांकि उनके खुद के कोई पर्सनल एम्बिशंस भी थे। अब उनका खुद का लालच भी था और साथ साथ भाई यूरोप में इतनी सारी डेवलपमेंट्स देखकर, इतने पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखकर उनको अफेक्ट आया उनके ऊपर कि भाई चलो हम भी चाहते हैं, हम भी कुछ करते हैं। तो यहाँ पर ये कई सारे फैक्टर्स रह चुके हैं जो जिसकी वजह से जो ब्रिटिश है उनका पॉलिटिकल क्लाउड जो है इंडिया में इंक्रीज हुआ। ठीक है, उस टाइम पर उन्होंने कई सारे वॉर भी वेज करे हैं अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। मतलब इंडियंस के साथ रहे हैं, इंडियंस के साथ लड़े भी हैं और इंडियन के अगेंस्ट भी लड़े हैं, बेसिकली सारा अपना खुद का कमर्शियल इंटरेस्ट लेने के लिए। ठीक है, जैसे हम देखें फ्रेंच के साथ जब वॉर होता है इंडियंस का या किसी का भी, तो अंग्रेज़ों ने उनका साथ दिया ताकि फ्रेंच लोगों को भगाया जा सके। तो ये सब जो है पोटेंशियल राइवल्स को अटैक करने के लिए ये उन्होंने करा। मतलब मोटी बात करे तो उन्होंने अपना कमर्शियल इंटरेस्ट बचाने के लिए सारी चीज़ें अपनाई हैं। ठीक है, बीएल ग्रोवर अब क्या बोलते हैं कि जो लॉर्ड वेलेस्ले थे उन्होंने एक एप्लीकेशन जो थी, एक एग्रेसिव एप्लीकेशन, बेसिकली क्या होता था कि लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बनाया था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या है कि जो अंग्रेजों का दोस्त है वो आपका दोस्त है, जो उनका दुश्मन है वो आपका दुश्मन है। ठीक है, और आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। आपने पैसे देने हैं हमें, जो एनुअली जो हमारे जो पैसे बनेंगे वो देने हैं आपने। हमारा जो एक बंदा होगा, ब्रिटिशर्स का जो एक बंदा होगा, वो आप ही के यहाँ पे आपके किंगडम में, आपके पैलेस में मौजूद होगा, जिससे पता लगता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। और आप जो है आपकी कोई डिसीजन खुद की नहीं होगी, आपने जो भी डिसीजन लेनी है दूसरे राजा के प्रति वो हमसे पूछ के लेनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो था एक तरह से डिफेंसिव सिस्टम था और ये अपना ब्रिटिश डोमिनियन जो है इंडिया में एक्सटेंड करने के लिए भी बनाया गया था। अब डिफेंसिव सिस्टम कैसे था ये, बेसिकली क्या था कि जो फ्रांस और रशिया है वो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स बना रहे हैं। तो एक तरह से सेफ साइड खेली थी ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ करके, अकॉर्डिंग टू बीएल ग्रोवर। तो जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी लॉर्ड वेलेस्ले की ही पॉलिसी अपनाई होती है और ये लोग जो हैं ये इंडिया को ऐसा समझ रहे हैं जैसे इन्होंने इस पर फतेह हासिल कर ली है, ना कि इन्होंने इनको एक्वायर करा है। तो उसके बाद जो है ब्रिटिश जो है अब काम पे लग जाते हैं कि भाई हमने पूरी इंडिया पे फतेह हासिल करनी है, और इंडिया ही क्यों, बाकी नेबरिंग स्टेट्स भी अगर कब्जे में आती हैं तो उनको भी हम अपने शिकंजे में ले लेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि जो ब्रिटिशर्स का जो पीरियड है वो कब से शुरू हुआ। हम कब कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ये पीरियड जो है ना ये ब्रिटिश पीरियड है। ठीक है, तो इसके बारे में बढ़ता है। तो ऑल ओवर जो भी चीज़ें हैं वो सारी मिड 18th सेंचुरी से शुरू होती है। कई सारी हिस्टोरिकल फोर्सेस का मानना है कि जब पहली बार जब एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई थी और 1740 से लेकर 1748 तक चली थी जो, ठीक है, जो फर्स्ट कार्नेटिक, सेकंड कार्नेटिक, थर्ड कार्नेटिक वॉर्स हुई थी ना, जिसमें हमने वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन भी देखा था यूरोप में, जिसका जो नतीजा जो है इंडिया में भी आया था। वो एक तरह से वो पीरियड था जहाँ से ब्रिटिश पीरियड की बिगनिंग होती है। कई लोग कहते हैं कि जब नवाब ऑफ बंगाल जो है बैटल ऑफ प्लासी में जब हारे थे 1757 में, वो जो है वो एरिया जो है उसके बाद से ब्रिटिश पीरियड शुरू हो जाता है। कोई ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जब मराठाओं को हार मिली थी अहमद शाह अब्दाली से, तो वो जो है एक तरह से बिगनिंग फेज था मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का और ब्रिटिशर्स का। हालांकि जितनी भी ये क्रोनोलॉजिकल लैंडमार्क्स हमने देखी है ना कहीं आर्बिट्रेरी है नेचर की, क्योंकि जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना उसको कम से कम 80 साल लग गए होंगे कंप्लीट होने में।
अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके माइंड में ना ये आ गई बात कि भाई अब हम तो पूरा राज कर सकते हैं। 1761 में जैसे हम देखें उन्होंने भाई नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया है, फ्रेंच लोगों को हरा दिया है, लेकिन फिर भी हम एंटायरली नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरा भारत आ गया है, क्योंकि अभी बचे हैं मराठास, अभी बचे हैं मैसूर के हैदर अली, तो इनको हराना भी अभी बाकी है। तो ऐसे कई सारे सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन हम कोई एक श्योरिटी नहीं दे सकते कि भाई ये जो पीरियड था ना यहाँ से ब्रिटिशर्स की सक्सेस हुई थी, या वो जो पीरियड था वो जो 1761 वाला था, 1748 वाला था, जो भी था वो जो पीरियड था वहां से ब्रिटिशर्स की सक्सेस शुरू होती है। तो ऐसे ऐसे एक पीरियड को एक स्पेसिफाई कर देना तो वो एक तरह से मिस्टेक होगी इंटरप्रेट करने में, जो भी हम जानते हैं प्रेजेंट के अंदर। तो अब बात करते हैं कि क्या वाकई कारण क्या थे जिससे ब्रिटिशर्स को इंडिया में सक्सेस मिलती है। अगर हम देखते हैं ब्रिटिशर्स का पूरा एक्सपेंशन, ब्रिटिशर्स की पावर का कंसोलिडेशन, ठीक है, ये इंडिया में पूरा 100 साल लगा दिए इसने, ये सब होते होते। इन 100 सालों में ब्रिटिशर्स ने कई सारी डिप्लोमेटिक, कई सारे मिलिट्री टैक्टिक्स अपनाए हैं और अदर मैकेनिज्म्स अपनाए हैं ताकि अपना जो रूल है वो पूरी तरह से इमर्ज कर सके। जितने भी इनकी वॉर, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने यूज़ करी है, इंग्लिश लोगों ने यूज़ करी है, वो अलग अलग किंगडम्स पे करी है ताकि ये एक अंत में जाकर कॉन्सुलेट कर सके सारा रूल पूरे इंटायर इंडिया पे। तो कोई भी बंदा आता था या तो उसके साथ ट्रीटी हो जाती थी या फिर कुछ और हो जाता था या जंग छिड़ जाती थी, कोई रीजनल रूलर होता था तो उसको साइड कर देते थे। कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो उसको एक्सप्लॉइट करना ये बहुत अच्छे से तरीके से जानते थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को सक्सेस मिलती है, और अब वो फैक्टर्स, वो सोर्सेज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्टर आता है भाई सुपीरियर आर्म्स का, मिलिट्री का, स्ट्रेटेजी का। अंग्रेजों की हमारी आर्म्स की बात करते हैं, आर्म्स कलेक्शन की बात करते हैं और मिलिट्री की बात करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो वो सबसे आगे थे। हम बस कॉपी करते थे उनको। तो जितने भी फायर आर्म्स यूज करते थे इंग्लिश लोग, उसके अंदर कैनन्स थी, मस्केट्स थे, वो बहुत बेटर थे इंडियन आर्म्स के साथ, क्योंकि वो एक तो स्पीडी थे, एक तो रेंज तक फायर कर सकते थे, ऑटोमेटिक भी थी कई तो, ठीक है। तो इंडियन रूलर्स जो हैं, हालांकि उन्होंने यूरोपियन आर्म्स जरूर इंपोर्ट करवाए हैं और यूरोपियन ऑफिसर्स को भी एम्प्लॉय कराए ताकि वो अपने लोगों को सिखा सके, बट फिर भी इंडियन मिलिट्री ऑफिसर कितने भी बड़े रैंक के हों, वो इंग्लिश लोगों का, उन इंग्लिश ऑफिसर्स का मुकाबला कर ही नहीं पाए, इंग्लिश आर्मी का मुकाबला कभी कर ही नहीं पाए। तो क्योंकि ओरिजिनलिटी की कमी थी। जो अगर आप कॉपी कर रहे हो किसी से, तो वो जो ओरिजिनल जिसका, उससे आप बढ़िया नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। तो हमेशा बस इसलिए इंडियन रूलर्स एक तरह से इमिटेटर बनकर ही रह गए और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को सक्सेस मिलती है ऐसे। तो एक और मेजर फैक्टर था बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन और रेगुलर सैलरी। तो टाइम टू टाइम सैलरी मिलती थी, डिसिप्लिन रहता था पूरा आर्मीज के बीच में, और आर्मी के बंदे जो थे वो लॉयल थे। अब लॉयल तो ऑब्वियसली होंगे कि भाई टाइम टू टाइम सैलरी आ रही है और इतना सही डिसिप्लिन है, तो वो जरूर था। लेकिन इंडियन रूलर्स की बात करें तो इंडियन रूलर्स के पास पैसे ही नहीं होते थे कभी कभार, तो जो सैलरी दे सके, तो वहां पर लैक ऑफ डिसिप्लिन की कमी थी, सैलरीज रेगुलरली पे नहीं करते थे। मराठास की बात करें तो मराठास जो है अपने मिलिट्री कंपेनियों को बोलते थे कि जाओ रेवेन्यू कलेक्ट करके आओ, जो पैसा मिलेगा वो तुम्हारा, वो एक तरह से ट्रूप की पेमेंट होती थी, कई बार नहीं होती थी, ठीक है। तो इंडियन रूलर्स बेसिकली एक और बात करें तो वो डिपेंडेंट होते थे पर्सनल रिटेन्यू पे या फिर मर्सनरी एलिमेंट्स पे। मशीनरी एलिमेंट्स बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मैं एक सिपाही हूँ, मैं कहीं और का हूँ, आप जो राजा है वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बोलेगा कि आपने ये जंग लड़नी है, ये पैसा देंगे, वो देंगे, वगैरह देंगे, तो मैं इतना ज़्यादा जो हूँ लॉयल तो ना हूँ। मेरे को अगर 10 रुपये दे रहे हो, सामने वाला 12 दे रहा है, तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा, मुझे इसमें क्या दिक्कत है। तो ये जो है ऐसी चीज़ें होती थी, तो ऐसे फैक्टर्स भी रहे हैं जिसकी वजह से डाउनफॉल रहा है। अब तीसरी बात आती है सिविल डिसिप्लिन और फेयर सिलेक्शन सिस्टम। जो कंपनी ऑफिसर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे बेसिकली, वो अपने जब भी बंदों को लेते थे, जो भी आर्मी में ट्रूप्स लेते थे, तो वो बिल्कुल रिलायबल होते थे और बिल्कुल स्किलफुल होते थे। ऐसा नहीं है कि जो बंदा स्किलफुल नहीं है तो उसको ले लिया, ब्राइबरी कर ली, क्योंकि यार अपनी कंपनी, अपने देश के लिए लड़ना है तो ढंग से लड़ेंगे ना, बंदे बढ़िया होने चाहिए, एक से एक होने चाहिए, तगड़े से तगड़े होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो उनका वो था कि जो भी रिलायबल और जो भी स्किल बंदा होगा वो ही लेते। लेकिन इंडियंस की बात करें तो इंडियंस की जो है वो कास्ट सिस्टम चलता था, खानदान के हो नहीं हो, ऊंची जाति को हो, नीची जाति के हो, क्षत्रिय हो, वैसे हो ऐसे हो, उसके बेसिस पे ये लोग आर्मी में लेते थे, ठीक है। और ना ही कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था जब भी, और ये भी पता था। लेकिन ब्रिटिशर्स की बात करें
तो ब्रिटिशर्स को पता है क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या उनका कैंपेन है। और इंडियंस का बिल्कुल वाइस वर्सा था। इंडियंस जो हैं पर्सनल रिलेशंस की वजह से कास्ट के बेसिस पर मिलिट्री ऑफिसर्स या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते थे और उनकी मेरिट्स को, उनकी एबिलिटी को डिसरिगार्ड कर देते थे, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटेंस है वो डाउटफुल रहती थी। और इस वजह से जो बंदे थे वो उन्हीं के खुद के इंटरेस्ट से ही, जो इंडियंस थे, जो ट्रूप्स थे, वो अपने ही टीम के साथ, अपने ही आर्मी के साथ लॉयल नहीं रहते थे, डिसलॉयल हो जाते थे, रिबेलियस हो जाते थे। बात करते हैं, अगला आता है ब्रिलियंट लीडरशिप और उनका सेकंड लाइन लीडर्स का सपोर्ट। अब यार देखो, आपके पास मान लो 10 लोगों की वो है, आर्मी है, 10 लोग बड़े से बड़े तगड़े से तगड़े लीडर्स हैं। मान लो वो उनका कुछ हो जाए तो उसके बाद क्या, बैकअप क्या, प्लान बी क्या? प्लान बी तो इनका था ही नहीं, इनके सेकंड लाइन लीडर्स तो थे ही नहीं। जैसे इंग्लिश लोगों की बात करते हैं तो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टोन, मुनरो, मार्कस, डलहौजी, ये सारे एक से एक रेयर क्वालिटी के लीडरशिप लोग, ठीक है। इंग्लिश लोगों के पास एक और एडवांटेज थी कि अगर मान लो इनको कुछ हो जाता है ना तो सेकेंडरी लीडर्स पड़े हैं, सर आयरकूट है, लॉर्ड लेक है, आर्थर वेलेस्ले हैं वो। और ये बात है कि ये लोग सिर्फ लीडर बनने के लिए नहीं बल्कि अपने देश को जिताने के लिए, उनकी ग्लोरी के लिए, उनकी विक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में यूनिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चराइजेशन है, ठीक है। इंडियन साइड्स की देखिए, इंडियन साइड्स के पास भी बहुत ब्रिलियंट लीडर्स हैं। हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, चिन कुलिच खान है, मधुराव। चिन कुलिच खान कौन है? निज़ाम उल मुल्क, याद है ना आपको? हाँ, मधुराव है, मधुराव शिंदे है, यशवंत राव होलकर है। बट इनके बाद क्या है? इनके बाद कोई नहीं है। इनके बाद सेकंड लाइन ट्रेड पर्सोनल्स की बहुत कमी है। और ये लोग एक यूनाइटेड भी नहीं है। ये लोग अपने से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि इनको अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। अंग्रेजों से लड़ाई कम हो रही है, आपस में लड़ाई ज़्यादा हो रही है। तो स्पिरिट ऑफ फाइटिंग फॉर अ यूनाइटेड कॉज और वो नहीं था इनका मेन मोटिवेशन। ये लोग अपना तख्ता चाहते थे, ठीक है। और यही कारण रहा है कि कभी कभार ये लोग अंग्रेजों को साथ भी दिया करते थे कि नेबरिंग रूलर्स को पहले हरा देते। तो कॉन्शियसनेस जो है इंडिया में वो वहाँ पर कहीं कमी थी, ठीक है। अगला टॉपिक आता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। अब जो कंपनी की इनकम थी, ठीक है, कंपनी की इनकम इतनी ज़्यादा एडुकेट थी कि वो अपने पहले शेयर होल्डर्स को एक तरह से अच्छा अमाउंट, अच्छा डिविडेंड वो दे सके। और उसके बाद भी उनके पास इतना पैसा था कि वो इंडिया में वॉर्स आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है ट्रेड करके, ना कि इंडिया से, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ से वो ट्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है इनके पास। रिसोर्सेज जो है, मनी, मटीरियल, मेंस, तीनों अवेलेबल हैं अंग्रेजों के पास जब जरूरत हो, ठीक है। तो ये जो, अगर हम बात करें एक और, इसका शुक्रिया हम समुद्री पावर पे भी करेंगे जो ब्रिटिशर्स की अब बन चुकी है पोर्तुगीज के बाद। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ करा है उन्होंने। अगला मेजर फैक्टर था नेशनलिस्ट प्राइड। एक देशभक्ति की जो है आग उनके अंदर जली हुई थी, ठीक है। बेशक वो कितने भी इतना अच्छे बड़े रिच हो, इकोनॉमिकली बिल्कुल बढ़िया हो, ठीक है, वो कितने भी एडवांस्ड हो, लेकिन वो अपनी नेशन की ग्लोरी को देखने के लिए बहुत प्राउड फील करते थे और वो कुछ भी करने को रेडी थे। लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस तो क्लैश अपना बीच में बटे हुए हैं, क्लैन के बीच में बटे हुए हैं, कास्ट सिस्टम बटा हुआ है, कोई खुद की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग कभी आई ही नहीं थी इंडिया में। जब और यही बात का फायदा उठाते हैं अंग्रेज लोग। मटेरियलिस्टिक विजन नहीं था इंडियंस का कि क्यों हम चाहते हैं सक्सेस, क्या हमें मिलेगा अंग्रेजों को हरा के। अब वो अपनी चीज़ों को, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपनी शौ शाकत को बढ़ाने के लिए, नेबरिंग रूलर को हराने के लिए लगे हुए हैं जंगों में। एक यूनिटी, एक एकता की कमी है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स की कैसे कॉन्क्वेस्ट रही है बंगाल के ऊपर, ठीक है। बंगाल की बात करें ना, बंगाल जो है हमारा अब तक का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है, मुगल एम्पायर का सबसे ज़्यादा। बंगाल में अब आता क्या था? बांग्लादेश आता था। जो नवाब थे उनकी अथॉरिटी थी बिहार में भी, उड़ीसा में भी। तो उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश, पूरा इलाका और वेस्ट बंगाल का जो है ही है वो सारा का सारा बंगाल था, ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट्स थे बंगाल से यूरोप में, वो कई सारे रॉ प्रोडक्ट्स के थे, जैसे सल्पेट्रे, चावल, इंडिगो, पेपर, चीनी, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट था वो ट्रेडिंग का बंगाल में ही था। अराउंड 60% इनका जो इम्पोर्ट्स था एशिया से, वो बंगाल से ही जाता था, ठीक है।
1630 तक इनके मतलब भाई इतना ज़्यादा ट्रेडिंग है तो क्यों ना इनके ऊपर कब्जा करा जाए, क्यों ना सबसे पहले बंगाल एक्वायर करा जाए। तो 1630 में उन्होंने बंगाल में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिए, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। पहले बालासोर में करी, फिर हुगली में करी, फिर कासिम बाज़ार में करी, फिर पटना में करी, फिर डक्का में करी। 1690 तक आते 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 जो कलकत्ता की फाउंडेशन है, कलकत्ता की जो बेसिकली फाउंडेशन है वही ईस्ट इंडिया इंग्लिश कंपनी ने करी थी सेंट फोर्ड विलियम्स के द्वारा। ठीक है, आपको पता ही है ना वो 3 एरियाज जो उन्होंने एक्वायर करे थे। उसके बाद फाइनली उन्होंने सेटलमेंट कर लिया था अपना मतलब यहाँ पर। ठीक है, और कंपनी जो है मुश्किल से 350 यूरो यानी कि 3000 रुपये मुश्किल से देती थी एक साल का मुग़ल एम्परर्स को, और पूरी बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर सकती थी। और उसके बदले में वो एक्सपोर्ट करती थी, जितना उनको मिलता था वो 50,000 यूरोस पर एनम मिलता था। 350 यूरो देकर 50,000 यूरो का बिजनेस करते थे वो पर एनम। 1700 की बात है, मुर्शीद कुली खान जो थे दीवान बने थे बंगाल के, और उन्होंने रूल करा था 1727 तक। उनके बाद उनके सन इन लॉ शुजाउद्दीन आए थे जिन्होंने 1739 तक रूल करा था, 1739 से 1740 तक। उसके बाद सरफराज खान आए थे जो कि एक तरह से इनकेपेबल सन थे मुर्शीद कुली खान के, और वो रूलर बने और उनको अलविरादी खान ने मार दिया। अलविरादी खान जो है उन्होंने रूल करा 1756 तक, और ना ही उन्होंने कोई ट्रिब्यूट पे करा मुगल एम्परर तक। इन रूलर्स के अगर हम रूल के अंदर देखें तो बंगाल में कई बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस हुई, अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, इसके अलग फैक्टर्स भी थे जिसको बंगाल मतलब जिसकी वजह से बंगाल जो है प्रॉस्परस हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो पूरा भारत जो है उसमें इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, मराठा का इन्वेजन, जाट की रिवोल्ट और एक्सटर्नल इन्वेजन नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का। हालांकि बंगाल जो है इतना खुश नसीब था कि वो ये सारे चैलेंजेस से एस्केप कर पा रहा था, वहाँ पर कोई इतने इन्वेजन्स वगैरह नहीं हो रहे थे। और कलकत्ता की जो पॉपुलेशन थी वो 15,000 से 1 लाख तक हो गई थी। 1706 में 15,000 थी और 1750 में 1 लाख हो गई थी। और बाकी जो सिटीज़ हैं डक्का और मुर्शिदाबाद वो बहुत ही पॉपुलस हो गई थी, हाईली पॉपुलस हो गई थी। जितने भी बंगाल की गवर्नर रह चुके हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि अंग्रेज़ों लोगों को जो इंग्लिश कंपनी है उनको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस ना दें। ठीक है, और क्योंकि अब भाई अगर हम उनको देते रहे तो हम जैसे जो हमारे जो प्रोविंशियल एक्सचेकर्स हैं उनको बहुत लॉस होगा। तो एक तरह से फ्रिक्शन बन गई थी, लोगों के बीच में टकराव हो गया था इंग्लिश कमर्शियल इंटरेस्ट के बीच में और बंगाल गवर्नमेंट के बीच में, और यही मेजर चीफ कॉज था जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे थे। तो 1757 से लेकर 1765 तक ये जो शॉर्ट पीरियड है, जो पावर है वो बिल्कुल ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाती है नवाब बंगाल से ब्रिटिशर्स के पास, और फिर ब्रिटिशर्स जो है फाइनली नवाब बंगाल को हरा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अलवरादी खान और इंग्लिश लोगों का क्या संबंध है, क्या उनका कनेक्शन रहा है अब तक। 1741 में जो अलवरादी खान था वो डिप्यूटी गवर्नर था बिहार का। उन्होंने नवाब बंगाल सरफराज खान को बैटल में हरा दिया और अपनी पोजीशन जो है एज अ न्यू सूबेदार ऑफ बंगाल रख ली। और 7 साल मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को, रंगीला भाई साहब को, वो पैसे देते थे। और अकबरी खान ने 15 साल तक रूल करा, जिसमें वो मराठों से लड़े, इंग्लिश से लड़े, मराठों से लड़े बेसिकली। इंग्लिश लोगों ने एडवांटेज लिया मराठा इनकर्जन्स का बंगाल में, और उन्होंने नवाब को बोला कि जनाब हमें ना डिच खोदने दो। डिग्स मतलब एक बेसिकली कोई मिलिट्री टेक्निक है गड्ढा गुड्ढा खुद खोदने की। और वो फिर उन फोर्ट विलियम की सेटलमेंट के आसपास ही हमें करने दो। फिर अलवरादी खान की अप्रीहेंशन थी कि भाई जैसे कार्नाटिक रीजन में यूरोपियन कंपनीज ने पावर यूज़ करी थी और वो सब उन्होंने यूरोपियंस को निकाल दिया था अंग्रेज़ों ने, तो वो सब देखकर उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, आपको इजाज़त दी जाती है कि आप कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1756 में अप्रैल में उनकी मौत हो गई, अलवरादी खान की मौत हो गई। और उनके बाद जो उनकी यंगेस्ट डॉटर के बेटे थे सिराजुद्दौला, वो जो है गद्दी पर आते हैं। अब देखते हैं क्या चैलेंजेस रहे हैं सिराजुद्दौला के पास। सिराजुद्दौला की जिंदगी में ना बहुत कठिनाइयां आई हैं, बहुत लोग इनके दुश्मन हैं, सारी दुनिया ही दुश्मन है इनकी, कोई किसी पे भरोसा कर नहीं सकते। जैसे इनके जो कज़न है वो इनके राइवल हैं, नवाब पूर्णिया के शौकत जंग, ठीक है, इनके दुश्मन हैं। घसीटी बेगम इनकी एक आंटी है जो होस्टाइल हैं, वो चाइल्डलेस विडो हैं। एक रिबेलियस कमांडर हैं आर्मी के जो धोखेबाज हैं, मीर जफार, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु होती है, वो इनके अंकल थे जबकि। और हिंदू सभा जो है इनकी, जो कि क्योंकि ये मुसलमान हैं, इनकी सभा जो है हिंदू है, तो यहाँ बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एक डोमिनेंट ग्रुप बना हुआ इनके कोर्ट में जो जगत सेठ, ओमनीचंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ,
बहुत सारे लोग हैं जो इनके अपोज्ड हैं। इंटरनल राइवल्स तो है ही हैं, साथ साथ एक्सटर्नल राइवल्स भी हैं। और डर तो इस बात का है कि इंटरनल राइवल्स तो है ही हैं, लेकिन जो इंग्लिश कंपनी की जो एवर ग्रोइंग कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, इनका भी इनको सोचना पड़ रहा है। तो हालांकि ये इम्पल्सिव है नेचर के जरिए, बट इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, जिसकी वजह से ये इनसिक्योर फील करते हैं। तो यही रीजन है कि ये जो काम करने जा रहे होते हैं, जो प्रोडक्टिव काम करने जा रहे होते हैं, उसका उल्टा ही हो जाता है। हालांकि इन्होंने शौकत जंग को हरा दिया बैटल में, और घसीटा बेगम जो है उनसे भी अपना छुटकारा पा ही लिया, और मीर जफार को भी इन्होंने डिसमिस कर दिया, और उसकी जगह मीर मदान को अपनी प्लेस में ले आए हैं। और अगर हम आगे देखते हैं तो एक कश्मीरी ऑफिसर है मोहन लाल, उन्होंने मतलब इन्होंने उनको एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लेसी की शुरुआत कैसे हुई 1757 में। अब जो कंपनी थी ना, कंपनी ने टैक्स पे कर रही थी ढंग से, उनके पास दस्तक आ गया था बेसिकली, कि पासेस आ गए थे कि वो अपना काम जो है थोड़ा बहुत फ्रीली कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज की आड़ में जो उनके प्राइवेट पर्सन्स थे वो मिसयूज कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे, तो जिसकी वजह से बहुत रेवेन्यू लॉस हो रहा था बंगाल को। फोर्टिफिकेशन एक्सपैंड कर रही थी कंपनी, नवाब की एडमिनिस्ट्रेशन का डिसरिस्पेक्ट कर रही थी। अब बंगाल गवर्नमेंट जो, अगर इंग्लिश कंपनी क्या कहती है कि बंगाल गवर्नमेंट जो है उनसे अनजस्ट डिमांड्स मांग रही है और टैक्स एंड ड्यूटीज इंपोज कर रही है, जो कि अच्छा नहीं है, और उनको ट्रेड करने नहीं दे रही है। तो यहीं से बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश और नवाब के बीच में वॉर कंफ्लिक्ट हो जाता है, वॉर का, और वहां से शुरुआत होती है बैटल ऑफ प्लेसी की। तो सिराजुद्दौला ना अंग्रेजों के फोर्ट पे आक्रमण करता है बेसिकली। तो क्यों करता है ये सुन लो। कृष्णदास होता है एक नाम का बंदा, वो सन होता है राज बल्लाभ का। वो क्या करता है, बहुत सारा पैसा लेकर, बहुत सारा ट्रेजर लेकर नवाब की मर्जी के बिना भाग जाता है। कंपनी ने उनको पनाह देती है, असाइलम देती है। कंपनी सोचती है कि सिराज कर क्या लेगा, ज्यादा ट्रेड प्रिविलेज कम कर देगा, फ्रेंच लोग जैसे फ्रेंच लोगों की करी थी बंगाल में वैसी हमारी कर देगा, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन सिराज जो है अटैक करता है कलकत्ता में, ठीक है। तो ये जो दिन था 1756 का, जब वो कलकत्ता में अटैक करता है और फोर्ट विलियम कैप्चर कर लेता है, तो ये मेजर अटैक था इंग्लिश कंपनी पे, और इसकी वजह से इस दिन को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिशर्स ने इग्नोर करा। पहले सिराजुद्दौला ने उनको मांग रखी कि मेरे पॉलिटिकल अफेयर के बीच में दखलंदाजी देना बंद करो, फोर्टिफिकेशन देना बंद करो, अपना टैक्स रेवेन्यू पे करो, ठीक है। बट पसंद ही नहीं कर रहे थे, वो बात ही सुन रहे थे। तो वहां पर 146 लोग कैप्चर होते हैं, 23 लोग जो है सिर्फ बचते हैं अगली सुबह तक, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने क्या करा, मीर जफार जो हमारे अंकल जी हैं, उनके साथ जो है कॉन्स्पिरेसी करी कि उसको पहले हॉस्टाइल कर लिया और उसको बोला कि हम आपको ना नया नवाब बना देंगे, आप हमारे साथ रहो। और फिर मीर जफार ने एसेसिनेट कर दिया सिराजुद्दौला को 1757 बैटल ऑफ प्लेसी में। सिराजुद्दौला जो है अपने साथ 50,000 लोगों की वो फौज लेके जाता है, लेकिन फिर भी हार जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो ये दिन याद रख लेना, 23 जून 1757 में इंग्लिश लोगों ने धोखेबाजी करके जो है बैटल ऑफ प्लेसी जो है जीत ली होती है। और अब बनता है नवाब मीर जफार, जो कि एक तरह से पपेट ट्रेडर है, पपेट रूलर है, ठीक है। और अब जो इंग्लिश लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, अब वो बन चुके हैं किंग मेकर्स। मीर जफार ने अंग्रेजों को जमींदारी दे दी, 24 परगनास दे दिए। तो ट्रेड मेकर्स के साथ साथ इतना सब कुछ दे देना मीर जफार के द्वारा, ये एक तरह से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। जो बैटल ऑफ प्लेसी है, ये एक तरह से पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसका, कि ये एक तरह से फाउंडेशन स्टोन रखती है ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटिश रूल का इंडिया में। और बैटल जो है मिलिट्री सुप्रीमेसी बढ़ा देती है इंग्लिश लोगों की बंगाल के अंदर, ठीक है। इनके जो मेन राइवल्स थे वो फ्रेंच, अब वो हद निकाल दिए गए हैं और अब ये इन्होंने टेरिटरी एक्वायर कर ली है और अपनी एक मिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर इक्विप कर सकते हैं और इनका जो प्रेस्टीज है वो अब इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। हालांकि इनकी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उसमें कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन जो सुप्रीम कंट्रोल था अफेयर्स का जितने भी होते हैं स्टेट में, वो सब अब क्लाइव के पास था। और क्लाइव जो है वो उसके मतलब बेसिकली न्यू नवाब मीर जफार के पास था, लेकिन मीर जफार जो है क्लाइव पे डिपेंड था, तो क्लाइव के पास ऑटोमेटिकली वो बात चली जाती है,
ठीक है, जो जो रॉबर्ट क्लाइव बोलता है वही मीर जफार करेगा, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है और वो उसने अपनी नई पोजीशन को एक्वायर करके रखना चाहता है, उसको मेंटेन करके रखना चाहता है। तो डर के मारे वो अब अंग्रेजों के साथ ही है और अंग्रेजों की हर बात हर एक चीज़ मानता है वो। ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं तो मीर जफार जो है वो इरिटेट हो जाते हैं बार बार रॉबर्ट क्लाइव की इंटरफेरेंस के साथ, और वो चाहते हैं कि भाई हमें आप अपनी इज्जत बना के रखनी पड़ेगी, अपनी समाज के बारे में भी सोचना, सिर्फ आपके बारे में थोड़ा सोचते रहेंगे। तो वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं डच के साथ चिंसुरा में। ठीक है, डच जो है उनकी हार हो जाती है और फिर इंग्लिश फोर्सेस का उनको सर झुकाना पड़ता है नवंबर 1759 के आगे। अब ये जो ट्रियार्की इसने करी है मीर जफार ने, और उसका और जो पेमेंट भी नहीं दे पा रहा है जो कंपनी को ड्यू है, इससे अंग्रेज लोग जो है अब अनॉय हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मीरान जो है वो मीर जफार का सन है, वो मर जाता है और उसके बाद अब नवाबशिप की जो है दौड़ शुरू होती है कि कौन नवाब बनेगा। नवाब में एक मीर कासिम होता है और एक मीरान का सन होता है। मीर कासिम जो है वो मीर जफार का सन इन लॉ है। ठीक है, दामाद है और जंग शुरू हो चुकी है मीर कासिम और मीरान के बेटे में। ठीक है, वंशीटाट जो होता है वो उस टाइम पर नया गवर्नर होता है कलकत्ता का, बेसिकली कंपनी का बंदा होता है, वो मीर कासिम को सपोर्ट करता है। ट्रीटी बनाते हैं मीर कासिम और कंपनी, और जो कि साइन होती है 1760 में। अब इस ट्रीटी के इंपॉर्टेंट फीचर क्या आता है कि मीर कासिम जो है एग्री कर जाता है कंपनी को सीड करने के लिए। कंपनी जो है अब बुर्दवान, मिदनापुर और चिट्टागोंग में सीड कर सकती है। और ये भी बोला कंपनी को कि कंपनी की जो ट्रेड बेसिकली जो चुनाव में ट्रेड हो रही थी, सिलहट की ट्रेड थी। ठीक है, चुनाव ट्रेड और सिलहट, उसमें जो भी शेयर आएगा उसका 0.5% कंपनी को मिलेगा, 50% उसको कंपनी को मिलेगा। मीर कासिम जो है कंपनी की पुरानी आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो पे ऑफ करेगा जो मीर जफार की बची थी। मीर कासिम प्रॉमिस करता है कि उनको 5 लाख रुपए देगा ताकि कंपनी जो है उनको फाइनेंस हेल्प मिल सके, जो साउथ इंडिया में जो उनके वॉर चल रहे हैं उनको उसमें हेल्प मिल सके। मीर कासिम जो है ये बोलता है कि जो कंपनी के दुश्मन जो है वो मीर कासिम के दुश्मन है, और जो कंपनी के दोस्त है वो मीर कासिम के दोस्त है। और नवाब की टेरिटरी में जो है वो जो टीनेट्स है नवाब की टेरिटरी में वो अलाउ नहीं कर जाएंगे कि वो सेटल हो सके कंपनी के लैंड में, और ऐसे ही वाइस वर्सा। ठीक है, और मीर जफार, अब जो मीर जफार था वो प्रेशर में आता है कंपनी के और उसको रिजाइन करना पड़ता है, और मीर कासिम आता है उसकी जगह, और मीर जफार को 1500 रुपये की एनम जो पर एनम जो है पेंशन दी जाती है, जो फिक्स्ड होती है, जो मीर जफार को मिलेगी। तो अब देखते हैं क्या स्टेप्स लिए हैं मीर कासिम ने। मीर कासिम के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए थे वो सबसे बढ़िया शानदार निकले। मीर कासिम लोग सोच रहे थे कि पपेट रूलर निकलेगा, लेकिन वो निकला सबसे ज्यादा बढ़िया एबलेस्ट नवाब अब तक का अलविरादी खान के सक्सेसर्स में से। ठीक है, जैसे उन्होंने पावर ली, मीर कासिम ने अपना जो मुर्शिदाबाद का जो कैपिटल है वो मुंगेर में, जो बिहार में है, वहां पर शिफ्ट कर लिया, और एक तरह से सेफ डिस्टेंस बन गया कंपनी और कलकत्ता का। ठीक है, मतलब कंपनी जो कलकत्ता में थी उनसे एक सेफ डिस्टेंस बन गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है उनको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी। उन्होंने अपनी मर्जी के जो अपनी चॉइस के जो आदमी है उसमें भरे, और आर्मी को रीमॉडल करा, और बेसिस इस बार ये था कि उन्होंने स्किल्स और एफिशिएंसी के बेसिस पे उन्होंने वो करा। ठीक है, तो मीर कासिम जो थे एक बढ़िया नवाब बनकर बाहर आए। अब बात करते हैं हम अपनी बैटल ऑफ बुक्सर के बारे में। तो कंपनी ने सोचा कि भाई मीर कासिम तो भाई इनका आइडियल पपेट निकलेगा, लेकिन मीर कासिम निकला बहुत बड़ा हीरो और उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग। तो अब क्या होता है, तो राम नारायण बेसिकली बिहार के डिप्यूटी गवर्नर थे। ठीक है, मीर कासिम ने बोला कि लाओ अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स दो, मुझे अकाउंट्स दिखाओ कि बिहार में रेवेन्यू कैसे हुआ, क्या हुआ है। ठीक है, मुझे जानकारी लेनी है। रिपीटेड रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन राम नारायण माने ही नहीं। मीर कासिम को लगा कि भाई ये तो मेरी अथॉरिटी का चैलेंज है, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन राम नारायण जो थे उनको अंग्रेजों के ऑफिशियल्स के द्वारा सपोर्ट करा गया था पटना में। ठीक है, अब ये जो कंपनी जो है, कंपनी की दस्तक का, उनके जो ट्रेड परमिट का मिसयूज कर रहे थे कंपनी। ठीक, कंपनी ऑफिशियल जो हैं वो जो है मिसयूज कर रहे थे, और इससे क्या हो रहा था कि इनको एग्जम्प्ट करा जा रहा था गुड्स जो उन पे ड्यूटी टैक्स लगना था वो दे नहीं पा रहे थे। तो कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में, मतलब इंग्लिश और नवाब के बीच में टेंशन बन गई, यानी कि अब थोड़ी सी खिटपिट बन गई है। दस्तक जो ट्रेड परमिट्स दिए गए थे अंग्रेजों को, वो उनकी कंपनी के ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए थे, ना कि उनके प्राइवेट पर्पस के लिए, और उसकी वजह से जो नवाबों को हो रहा था टैक्स रेवेन्यू में लॉस। ठीक है, लोकल मर्चेंट्स के भाई साथ बहुत अनइक्वल कंपटीशन हो रहा है, जबकि कंपनी मर्चेंट्स को बहुत ज्यादा छूट मिल रही है। तो ये इंपीरियल फरमान की वजह से इंग्लिश कंपनी ने राइट ऑब्टेन कर लिया था ट्रेड पे बंगाल में विदाउट पेइंग एनी ट्रांजिट ड्यूज और ट्रांजिट टोल्स। ठीक है,
तो जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के वो और प्रिविलेजेस क्लेम करते हैं प्राइवेट ट्रेड में भी। यार ये क्या बात होती है, ये तो बहुत गलत बात है। और तो और कंपनी के जो सर्वेंट हैं वो 10 तक जो है इंडियन मर्चेंट्स को भी सेल करते हैं कमीशन बेसिस पे, ठीक है। और वो कोर्सिव मेथड्स भी यूज कर रहे हैं ताकि जो गुड्स हैं वो चीपर रेट्स पे मंगवा सके। और ड्यूटी फ्री ट्रेड के स्पिरिट के ये अगेंस्ट है। ड्यूटी फ्री ट्रेड बेसिकली सस्ती चीज़ें लेना होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, मतलब आपको सस्ते में मिल जाता है सामान, उस पर आप पे टैक्स नहीं लगता। और बाकी कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप पे मतलब सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। तो मीर कासिम ने ये जो डिसाइड करा कि ये सारी ड्यूटीज़ वगैरह जो है ना इसको अबॉलिश करेंगे। जब अंग्रेजों को इतना कुछ मिल रहा है तो सबको ही मिले, सबको ड्यूटी फ्री मिल जाए, ठीक है। तो अंग्रेज लोग जो है इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए, बाकी ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग हमें अपना राज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो नवाब और कंपनी के बीच में टसल शुरू हो जाती है ट्रांजिट ड्यूटी को लेकर। और अब जो है वॉर की स्थिति आ गई है अंग्रेजों और मीर कासिम में 1763 में, ठीक है। अब टक्कर हो गई है तो पता ही है आपको अंग्रेजों की आर्मी कितनी अच्छी है। तो इनको कई सारी विक्ट्री मिलती हैं, एक के बाद एक। कटवा जीतते हैं, मुर्शिदाबाद जीतते हैं, गिरिया जीतते हैं, सूटी जीतते हैं, मुंगेर जीतते हैं, बहुत सारी जगह जीत जाते हैं बंगाल में। तो मीर कासिम जो है फिर उड़ जाता है, भाग जाता है, अवध को भाग जाता है। और फिर कॉन्फिडरेसी में नवाब ऑफ अवध जो है शुजा-उद-दौला, इसके साथ और मतलब वहाँ पर और एक जो मुगल एम्परर हैं शाह आलम II, ये तीनों मिलकर जो हैं ये कहते हैं कि चलो हम बंगाल को रिकवर करते हैं। तो अब होता है बैटल ऑफ बुक्सर, ठीक है। तो कौन कौन आगे हैं? मीर कासिम जो नवाब है बंगाल के, शुजा-उद-दौला जो नवाब है अवध के, और शाह आलम II जो है मुगल एम्परर, ठीक है। ये तीनों जो हैं अंग्रेजों से लड़ते हैं और बताओ जीत किसकी होगी। तो बैटल ऑफ बुक्सर जो होती है 22 अक्टूबर 1764 में होती है, ठीक है। और इंग्लिश कैंपेन जो है अगेंस्ट मीर कासिम वो छोटा होता है लेकिन डिसीजिव होता है। अब ये जो जंग है वो आर या पार की जंग है। तो इंग्लिश कैंपेन को लीड कर रहे होते हैं, मतलब इंग्लिश फोर्सेस को लीड कर रहे होते हैं मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है। और इनके साथ होते हैं 3 लोग, और अंग्रेजों ने पछाड़ दिया होता है इन तीनों को और हार हो जाती है बुरी तरीके से। इसके साथ क्या क्या होता है कि बंगाल का नवाब नहीं बल्कि मुगल एम्परर जो कि पूरे भारत का है वो भी अंग्रेजों से हार जाता है। और विक्ट्री इंग्लिश लोगों को इतनी पावर देती है कि नॉर्थन इंडिया में उनको लगता है कि अब हमने पूरी कंट्री में जंग जीत ली है। फिर वापस मीर जफार जिसको 1763 में बनाया था नवाब हमने, तो रिलेशन जब मीर कासिम और कंपनी के स्ट्रेन हो जाते हैं तो वो बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपको दे दूंगा, डिस्ट्रिक्ट्स दे दूंगा, मिदनापुर, बुर्दवान, चिट्टागोंग इंग्लिश को दे देता है आर्मी की मेंटेनेंस के लिए। तो फिर उसको नवाब दोबारा बना देते हैं। तो इंग्लिश जो है अब उनको आज़ादी मिल गई है ड्यूटी फ्री ट्रेड की बंगाल में, और सिर्फ एक 2% ड्यूटी टैक्स देना है उन्होंने सॉल्ट पर। और जब मीर जफार की डेथ होती है तो उसका जो माइनर बेटा होता है नजीमुद्दौला, उसको नवाब बनाते हैं। बल्कि रियल पावर जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो होती है नेब सूबादार के पास, ठीक है। हु कुड बी अपॉइंटेड और डिसमिस बाय द इंग्लिश, और उसको जब भी अपॉइंट और जब भी डिसमिस करना जाए इंग्लिश लोग कर सकते हैं। अब ट्रीटी आती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये जो सर्वे है अगर हम इस पीरियड को देखें तो ये पूरा नहीं होगा जब तक रॉबर्ट क्लाइव की बात नहीं करी जाएगी। रॉबर्ट क्लाइव जो थे एक क्लर्क की पोस्ट पे थे, ठीक है। इन्होंने बेसिकली फाउंडेशंस ले डाउन करी है ब्रिटिश पावर की इंडिया में, ठीक है। पहले गवर्नर बन गए थे बंगाल के, और 2 बार बने गवर्नर बंगाल के, 1757 से लेकर 1760 में एक बार, और उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक दूसरी बार, ठीक है। उन्होंने बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यूअल गवर्नमेंट जो सिस्टम था ना बंगाल गवर्नमेंट में, वो उन्होंने ही चलाया था। और जब वो इंग्लैंड गए उसके बाद उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली क्योंकि उस पर करप्शन का चार्ज लग गया था 1774 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव ने 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटी इलाहाबाद में अगस्त NISR में करी थी, ठीक है। एक तो करी थी नवाब अवध के साथ और दूसरी करी थी मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बच गए थे ना। नवाब शुजा-उद-दौला जो थे, शुजा-उद-दौला, उन्होंने एग्री करा कि वो सरेंडर करते हैं इलाहाबाद को और कारा को एम्परर शाह आलम II को, ठीक है। और 50 लाख रुपए देंगे कंपनी को एज अ वॉर इंडेमिनिटी, और बलवंत सिंह को देंगे वो, और जमींदार ऑफ बनारस को पूरी एस्टेट दे देंगे उनकी, फुल पोजेशन ऑफ हिज एस्टेट। अब बात करें शाह आलम II की। शाह आलम II जो कि मुगल एम्परर थे, दिल्ली छोड़ के इलाहाबाद रहने वाले हैं, ठीक है। और इनको मिल जाएगी कंपनी की प्रोटेक्शन। हालांकि ये लेटर मुगल्स का पार्ट है तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा बेकार बंदा होगा ये, ठीक है। और शाह आलम II ये जो थे उन्होंने ही फरमान इशू करा था जिनमें दीवानी राइट्स जो है बंगाल की, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, और एनुअल पेमेंट में दी थी ₹26 लाख के अंदर।
यानी को अब कंपनी को बस 26 लाख रुपए देने हैं और उनको दीवानी राइट्स मिल जाएगी। साथ में ये भी प्रोविजन आ रही थी कि 53 लाख रुपए दो कंपनी ने 53 लाख रुपए देने और उनको निजामत फंक्शन मिल जाएंगे, यानी कि मिलिट्री सारी, डिफेंस सारा उनका, पुलिस सारी उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सारा उनका, सब उनका हो जाता। अब सवाल ये होता है कि क्लाइव ने अवध को अनेक्स क्यों नहीं करा, क्योंकि बात ये थी कि यार अगर वो अवध को अनेक्स कर लेते तो जो है ना उनको बचाना पड़ता, क्योंकि जो अगर एनेक्स अगर कोई लैंड करता है कंपनी तो उसको वो बचाना पड़ता है फिर बाकी चीज़ों से, ठीक है। तो अवध जो है वो एक फ्रंटियर लैंड है और यहाँ पे अफगान और मराठों का इन्वेजन होने वाला है, ठीक है। तो फिर उनसे क्यों ही पंगे लेने, तो इसलिए क्लाइव ने जो है अवध को अनेक्स नहीं करा, ठीक है। तो अब ट्रीटी जो है नवाब को एक तरह से फर्म फ्रेंड बना देती है कंपनी की और अवध को एक तरह से बफर स्टेट में खड़ा कर देती है। तो एक तरह से अवध जो है अब एक तरह से सेफ हाउस जोन हो गया है, तो कोई जरूरत पड़ी नहीं उनको कि इनको भाई अवध को भी अब अनेक्स करे या ना करे, ठीक है। तो ऐसे ही क्लाइव की अरेंजमेंट हुई थी शाह आलम टू के साथ। शाह आलम टू के साथ इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस करी थी और तो शाह आलम टू जो है बेसिकली एक तरह से रबर स्टैम्प का काम कर रहा था कि काम पीछे कंपनी कर रही है लेकिन मोहरा जो है शाह आलम टू बन रहा है। तो फरमान दे दिया वो, हालांकि मुगलों के बस की तो है नहीं कुछ देना अब, लेकिन कंपनी ने बोला कि तुम बैठो और हम जो बोलेंगे तुम बिल्कुल वैसे ही करना। तो मीर कासिम जो है अब नवाब बंगाल से हटा दिए गए और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है होमलेस ऐसी भगोड़े की तरह, वंडरर की तरह बनाई, क्या कहते हैं, बिताई, और जून 1777 में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब बात करते हैं ड्यूल फॉर्म गवर्नमेंट के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव जो है ना परेशान हो गए थे ये पपेट नवाब सिस्टम के साथ जी के। इन्होंने लेटर लिखा पार्लियामेंट को, उन्होंने बोला कि हमारी इनके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है कि क्यों ना हम ही नवाब बन जाए। फिर 1765 में वो सिस्टम लेकर आए ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब ड्यूअल सिस्टम रूल क्या था, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसे संभलता था, एक कंपनी चलाती थी साथ में और एक नवाब चलाते थे। मतलब नवाब तो बेसिकली क्या चलाते थे कि वो नाम के नवाब बने हुए थे बस। तो कंपनी जो है सारी पावर कंपनी के पास ही होती थी और क्या कहते हैं ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहा है और 1765 से लेकर 1772 तक रहा है, ठीक है। मुगल एम्पर शाह आलम टू ने जो बैटल ऑफ बुक्सर में हार चुके हैं और दीवानी राइट्स जो है कंपनी को दे दिया। कंपनी के पास जो है निजामत राइट्स भी हैं और दीवानी राइट्स भी हैं, यानी कि रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकती है और जुडिशियल और पुलिस फंक्शन भी निभा सकती है और वो डिप्यूटी सूबेदार भी नॉमिनेट कर सकती है। कंपनी ने दीवानी फंक्शन एक्वायर कर ही लिए एम्परर से, साथ साथ हमको निजामत फंक्शंस भी आ गए। तो बेसिकली बंगाल पे कौन रूल कर रहा है, वो है ब्रिटिश कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता था कंपनी को और कंपनी अब जो बाकी जो नवाब बैठे हुए हैं वो एक तरह से पपेट इंडियन रूलर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनकी सोवरेन पावर बेसिकली कंपनी के हैंड में है। अब नवाब जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल था पीस के लिए, ऑर्डर के लिए, और वो पूरा का पूरा फंड्स और फोर्सेस के लिए कंपनी में डिपेंड करता था, क्योंकि कंपनी ही जो थी जिसके पास आर्मी और रेवेन्यू का कंट्रोल था, ठीक है। अब कंपनी को दीवानी फंक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने 2 डिप्यूटी दीवान अपॉइंट करे। एक था मोहम्मद रेजा खान बंगाल के लिए और दूसरा था राजा सिताब रॉय फॉर बिहार के लिए। मोहम्मद रेजा खान जो है डिप्यूटी नजीम या डिप्यूटी सूबेदार की तरह एक्ट कर रहे थे। तो मोहम्मद रेजा खान डिप्यूटी नजीम भी है, डिप्यूटी सूबेदार भी है और दीवानी फंक्शंस का राइट भी है इनके पास। अब बात करते हैं कि ड्यूअल सिस्टम से क्या अफेक्ट आ रहा था। ड्यूअल सिस्टम से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था पूरा ब्रेकडाउन हो गया और डिजास्टर्स रहा लोगों के लिए। सबसे बेकार और सबसे वाहियात जो कोई सिस्टम रहा होगा वो ड्यूअल सिस्टम रूल रहा होगा, ठीक है। ना ही कंपनी ना ही नवाब, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था पब्लिक वेलफेयर का, जस्टिस नाम की कोई भी चीज नहीं थी इस सिस्टम के अंदर। और अंत में 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग जो है इसको खारिज कर देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं ड्यूअल सिस्टम रूल को गवर्नमेंट के।